हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है। अब तुम कब जाओगे अतिथि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लेखक मेजबान है और उसके घर में अतिथि आके रुके हुए हैं और कुछ दिन हो गया जाना नहीं चाह रहे हैं, तो उनके न जाने के कारण अतिथि को काफ़ी मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। उसी संदर्भ में इस पाठ में बताया गया है कि अतिथि कई बार देवता भी होते हैं जो आके चले जाए, क्योंकि जैसे कि अतिथि देवता जो है दर्शन दे के तुरंत अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उसी तरह से वह अतिथि जो आए और तुरंत चला जाए वह वास्तव में एक अच्छा अतिथि माना जाता है। क्योंकि कहा गया है कि अतिथि देवो भव, यानी हमारे हिंदू शास्त्र में ये मान्यता है कि अतिथि जो है वह देवता के समान है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि वह अतिथि देवता होता है, देवता के समान होता है जो किसी के यहाँ जाकर बहुत कम समय में वापस चला जाए, यानी कि वहाँ पे टिक कर न रहे, जिससे कि उन्हें कुछ परेशानी हो। अब इस पाठ का सारांश आपको बता देती हूँ। प्रस्तुत पाठ जो है एक व्यंग्यात्मक लेख है और व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने हमें संदेश दिया है कि हमें भी अतिथि बनकर, अतिथि देवता के समान बनकर जाना चाहिए। अतिथि बनकर जाएं तो वह देवता की भांति जाएं, यानी जाएं और फिर तुरंत वापस चले आएं। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो दूसरों के घर पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाकर मेहमान नवाजी करवाते हैं और वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। वे लोग बिना सूचना दिए चले आते हैं। रिश्तेदारी 2-4 दिन के लिए ही अच्छी लगती है, फिर भारी पड़ने लगती है। इस पाठ में इसी प्रकार के मेहमान के बारे में बताया गया है जो मेजबान निरंतर कुछ न कुछ कयास लगाता है कि वह जाएगा, लेकिन वह जाता नहीं है। मेहमान को घर में आए 4 दिन बीत गए। बार बार वह यह सोचने पर विवश हो जाता है, यानी मेहमान जो है, मेहमान को आए 4 दिन हो गए और मेजबान जो है ये सोचने पे विवश हो जाता है कि अतिथि कब जाएंगे, अतिथि कब जाएंगे। लेखक अतिथि को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि कैलेंडर सामने लगा हुआ है और सिगरेट का धुआं उछाल रहे हो, 2 दिन से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा हो रही है। कम से कम यह तो ख्याल रखना चाहिए कि किसी के घर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चाँद पर नहीं रुके थे कि माना कि तुम्हारे एक साथ अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित हो गया है, किंतु आर्थिक अभावों के बावजूद तुम यहीं पे टिके रहना चाहते हो। यह अब तुम्हें लौट जाना चाहिए अतिथि। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? ये पाठ के अनुसार पाठ में लेखक ने मैंने पाठ का सारांश हमने आपको बताया। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक जो है कह रहे हैं कि आज मेहमान के आने का 4 दिन हो गया, मेहमान को हमारे घर रहने के 4 दिन हो गए, चौथा दिन है और मन में बार बार ये प्रश्न घुमड़ रहा ना, उठ रहा है, घूम घूम के वो बात आ रही है, तो इसीलिए करें घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि।
तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक अपने मन ही मन सोच रहा है और मन ही मन मानो वह मेहमान से बात कर रहा है। कह रहा है कि तुम जहाँ पे बैठे हुए हो और संकोच रहित होकर के, तुम निसंकोच होकर के, बिना संकोच के। निसंकोच का अर्थ क्या होता है? बिना संकोच। निसंकोच, निसंकोच, निसंकोच का अर्थ है बिना संकोच, बिना संकोच किए। बिना संकोच किए तुम जहाँ पे 4 दिन तक सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे ठीक सामने एक कैलेंडर है और तुम्हें दिन का भी ख्याल रखना चाहिए कि तुम यहाँ पे कितने दिनों से आए हुए हो। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। मानो वो जो कैलेंडर की तारीखें हैं, कैलेंडर का पन्ना है, मानो वो हवा में नहीं उड़ रहा है, बड़ी विनम्रता से फड़फड़ा के इन्हें आगाह कर रहा है कि आपको आए इतने दिन हो गए। अब विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। विगत, विगत माने पिछले। विगत का अर्थ है पिछले। विगत, पिछले। पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हें दिखा कर, विगत यानी कि पिछले, पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हें दिखा कर तारीखें बदल रहा हूँ। यानी कि मैं तुम्हारे रहने से ऊब गया हूँ और मैं तुम्हें ये जताना चाहता हूँ कि तुम्हारे आए कितने दिन हो रहे हैं। मतलब एक एक दिन करके बीतता जा रहा है, तो मैं तारीख तुम्हें दिखा करके बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन। लेखक अपने मन ही मन कह रहे कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आने का ये 4था दिन हो गया, सतत भारी दिन। सतत माने लगातार, लगातार तुम्हारे आतिथ्य का भारी दिन। सतत, सतत, सतत माने लगातार, लगातार। और आतिथ्य, आतिथ्य माने, आतिथ्य माने मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का आतिथ्य माने मेहमान नवाजी, तुम्हारे आतिथ्य का 4था भारी दिन। भारी दिन क्यों कहा है? भारी दिन माने कि अब एक एक दिन करके उनको भारी लगने लगा है मेहमान का रहना, इसीलिए ऐसा कहा है कि एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेकिन तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जाना नहीं चाह रहे हो। तुम्हारे मतलब व्यवहार से ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि तुम जाना चाहते हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। लेखक ये उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि लंबी यात्रा तय करने के बाद, लाखों मील की दूरी तय करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री, तो दोनों अंतरिक्ष यात्री चांद पर इतना दिन नहीं रुके थे जितना जो एक छोटी सी तुम यात्रा करके मेरे घर आए हो और इतने दिन रुक रहे हो। यानी कि वे इतने मील यात्रा करने के बाद भी चांद पर वे इतना दिन नहीं टिके थे जितना कि तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर पे रुके हुए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप
मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप, मतलब कि तुम्हारे आने से तुम्हारे आने मन तुम्हारी तुम इतने दिन मेरे घर रह गए हो कि तुम्हारी एक पहचान बन गई है, भारी चरण कमलों की छाप पड़ गई है, यानी कि तुम्हारे आने की एक पहचान बन गई है कि तुम हमारे घर आए हुए हो। अंकित हो चुके, जमीन पर अंकित हो चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। अंतरंग, अंतरंग मतलब जो हार्दिक होता है ना, दिल से, यानी एक हार्दिक संबंध तुम्हारा मेरा हो गया है, हार्दिक संबंध मुझसे तुम्हारा हो गया है। और तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान देख ली है। और मेरी आर्थिक सीमा कितनी है, मतलब मेरी कमाई कितनी है, मेरी आर्थिक जो खर्च करने की जो अवस्था है वो कितनी है, ये तुम जो है अच्छी तरह से जान चुके हो। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, यानी तुम मेरा बहुत सारा धन खर्चा करवा चुके हो। इतने दिनों से रहने से तुम्हारे लिए मैं जो खर्चे उठा रहा हूँ वह बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब तुम मेरी आर्थिक स्थिति भी जानते हो, और तुम मेरे द्वारा तुम अपने ऊपर बहुत सारा खर्च भी करवा चुके हो। लेकिन अब तुम लौट जाओ अतिथि। लेखक एक कातर पुकार कर रहा है, मतलब कि एक कातर होकर उनसे प्रार्थना कर रहा है कि हे अतिथि तुम अब लौट जाओ। लेकिन ये जो है, ये जो प्रार्थना, ये जो निवेदन है, लेखक अपना मन ही मन कर रहा है, अपने मन ही मन कर रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप से मेहमान से ये सब नहीं कहता है। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें अपनी पृथ्वी नहीं पुकारती? लेखक ये कह रहे हैं कि अब इतने दिन हो गए तुम्हारा मेरे घर रहते हुए, तुम्हारे जाने का अब ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय हो गया है, सबसे ज़्यादा हाई टाइम यानी उच्च समय हो गया है, मतलब कि अब तुम्हें चले जाना ही चाहिए। पृथ्वी तुम्हारी क्या तुम्हें तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, यानी कि तुम्हारा घर तुम्हें नहीं तुम्हारा याद आता? तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, यानी तुम्हारा जो घर है वो तुम्हें याद नहीं आता कि तुम यहाँ पर पड़े हुए हो। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन तुम मेरे घर आए थे तो उसी दिन मैं किसी आशंका से, किसी अज्ञात आशंका से, मतलब कि ऐसी आशंका कि मतलब जो संभावना हो सकती है, जैसा हो सकता है, ये सोचकर मेरा हृदय धड़क उठा था। मतलब कि इनको एक डर जैसा लगा था कि पता नहीं मेहमान कितने दिन उनके घर रहेंगे और मेहमान के रहने पर उनका कितना खर्च हो जाएगा। तो अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप उठा। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप उठा। बटुआ जो पैसे रुपए रखने के लिए जो एक बैग होता है उसे कहते हैं बटुआ। ठीक है, बटुआ का अर्थ होता है जो जिससे हम जिसमें कुछ पैसे ऐसे रखे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे आने के कारण मेरा आने वाले दिन अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप उठा था। मतलब कि मुझे ये आशंका हो गई थी कि इनके आने से कहीं मेरा खर्च न बढ़ जाए, यानी कि इस डर से कि उनका खर्च बढ़ जाएगा, उन्हें एक मतलब इस डर की मतलब एक तरह की उन्हें आशंका हो गई थी, एक उन्हें संभावना ऐसी लग रही थी कि शायद इनके आने से इनका बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा। बटुआ काँप जाना मतलब कि धन खर्च हो जाना। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था
और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। इतना होने के बावजूद मैं तुमसे स्नेह से युक्त होकर, स्नेह सिक्त होकर, स्नेह से भीगी मुस्कुराहट के साथ, माने स्नेह सिक्त मुस्कुराहट, स्नेह से युक्त मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। इतना डर जाने के बाद भी कि तुम्हारे आने से मेरी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी, उसके बावजूद, इस डर के बावजूद मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्कार किया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। लेखक कहते हैं कि हालांकि उनकी औकात इतनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेहमान के स्वागत में रात के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के घर में डिनर के रूप में खाए जाने वाले भोजन के जो प्रकार है, उस रूप में उन्होंने उन्हें भोजन कराया, यानी कि अपनी औकात से बढ़कर उनका स्वागत किया। उतनी उनके पास शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, उतना धन नहीं था, फिर भी उन्होंने उच्च मध्य वर्ग का जो डिनर का तरीका होता है, प्रकार होता है, उस तरह का भोजन उनको उन लेखक ने दिया, मेहमान ने दिया, इस आशा से कि शायद मेहमान आज रात में रुकेंगे और कल चले जाएंगे। ठीक है, और इसी कारण उन्होंने ऐसा किया। उनके आवभगत में कहीं भी कसर नहीं छोड़ा। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। अब लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे स्वागत में ये अतिथि, मैंने जो डिनर तुमको करवाया था उसमें 2 तरह की सब्जी तुम्हें खिलाई थी, और मैंने और रायता और साथ में एक मिठाई भी तुम्हें दी थी भोजन में। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। और इतना अवभगत करने के पीछे उनके मन में आशा थी। क्या आशा थी? कि मेहमान जो है एक अच्छे मेहमान नवाजी की छाप अपने दिल पर ले करके, उसकी याद ले करके वे उनके घर से अगले दिन चले जाएंगे। ठीक है, लेखक को ये आशा थी कि शायद अगले ही दिन मेहमान एक अच्छी मेहमान नवाजी की यादगार अपने दिल में संजोए हुए वहाँ से चले जाएंगे, और इसी ख्याल से, उसी आशा से उन्होंने इतने अच्छे ढंग से उन्हें भोजन कराया और उनकी खातिरदारी की। अब हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। लेखक कह रहे हैं कि हम तुमसे मतलब कि ये कह रहे हैं कि हम तुमसे आग्रह करेंगे मतलब निवेदन करेंगे, तुमसे ज़िद करेंगे, बार बार कहेंगे कि तुम और एक दिन रुक जाओ, परंतु तुम रुकोगे नहीं और तुम मेरी आग्रह को ठुकराकर तुम चले जाओगे। तुम एक अच्छे अतिथि की तरह एक अच्छे अतिथि का परिचय दोगे और तुम अगले ही दिन हमारे घर से चले जाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हारी इतने अच्छे से खातिरदारी की, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी इतने अच्छे ढंग से की और इतना अच्छा तुम्हें खाना खिलाया। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। परंतु अफसोस की बात यह है कि लेखक कहते हैं कि मेहमान के लिए मेहमान का ऐसा सौभाग्य न था, मेहमान को ऐसे सौभाग्य का दिन नहीं देख पाया, क्योंकि मेहमान जो है अगले दिन भी, दूसरे दिन भी उनके घर वैसे ही टिके रहे, वैसे ही उनके घर बने रहे। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे।
अतिथि सुलभ मुस्कान लिए मतलब कि अपना आतिथ्य कराने के लिए एक मुस्कुराहट से युक्त चेहरा लिए तुम मेरे घर पे ही बने रहे, यानी तुमने जाने का नाम नहीं लिया। दूसरे दिन भी तुम मेरे घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली। अब यहाँ पे पीड़ा पीना मुहावरा है, ठीक है। पीड़ा पी ली मतलब चुपचाप अपनी जो वेदना है, अपना जो दुख है, उसको हमने अपने मन में दबा लिया। पीड़ा पी ली, पीड़ा पी ली यानी अपनी वेदना को मैंने अपने दिल में दबा लिया और प्रसन्न बने रहे। और प्रसन्न बने रहने का दिखावा करने लगे या करते रहे, यानी कि उनके न जाने से मन में दुख है, परंतु उस दुख को उन्होंने जाहिर नहीं किया और उस दुख को न जाहिर करके वे उसी तरह से वहाँ पे उनके सामने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बने रहे, ठीक है। आगे कहते हैं कि स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। लेखक कह रहे हैं कि अब जब दूसरा दिन आ गया तो रात में जितना अच्छा हमने उच्च स्तर का भोजन कराया था, थोड़ा सा उससे नीचे उतरकर हमने लंच अपने दोपहर के भोजन को, मैंने जो तुम्हें दोपहर में भोजन कराया उसे हमने अच्छे ढंग से कराया, उसको हमने लंच की गरिमा दी। गरिमा माने महत्व, मैंने लंच में जिस तरह से अच्छे खाने दिए जा सकते थे मैंने उसको बनाए रखा। हमने एक अच्छा दोपहर का खाना तुम्हें खिलाया। अपने उच्च स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतरकर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। लंच की गरिमा प्रदान की यानी कि अपना जो जैसे घर पे ये लोग भोजन करते थे वैसा भोजन न करके दोपहर के खाने को भी एक अच्छे खाने के रूप में मेहमान के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। लंच दोपहर के भोजन को कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि में तुम्हें एक सिनेमा दिखाया। मैंने मेहमान को खुश रखने के लिए, मेहमान की खातिरदारी के लिए उन्होंने उनको शाम को रात को एक सिनेमा भी उन्होंने दिखाया और सिनेमा भी दिखाने ले गए। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। अब लेखक कह रहे हैं कि इतनी खातिरदारी करवाने के बाद, इतनी मेहमान नवाजी करने के बाद भावभीनी विदाई का समय आ जाना चाहिए था। भावभीनी भाव से भीगा हुआ, मतलब भावुकता से युक्त जो विदाई का पल है वो आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। 2 दिन की इतनी अच्छे से खातिरदारी करवाने के बाद वह समय आ जाना चाहिए था जब तुम्हें वापस जाना हो, लेकिन आज 2 दिन बीत गए, ऐसा नहीं हुआ और तुम अभी भी बने हुए हो। यानी 2 दिन तक खातिरदारी करवाने के बाद भी, मेहमान नवाजी करवाने के बाद भी तुम इसी प्रकार हमारे घर में बने हुए हो। अब आगे ये कहते हैं कि तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब 2 दिन तो बीत गए मेहमान नवाजी करते हुए। अब तीसरा दिन जब आया तो लेखक कहते हैं कि मेहमान जो है उनसे बोलते हैं कि उन्हें धोबी को कपड़े देने हैं, धोबी से कपड़े धुलवाने हैं। यह आघात यानी कि चोट, अप्रत्याशित माने जिसकी आशा न की गई हो। आघात का अर्थ है, आघात यानी कि चोट, आघात यानी कि चोट। यह आघात कैसा था? एक अप्रत्याशित माने जिसकी
जिसकी कल्पना न की गई हो, जिसकी कल्पना न की गई हो। इसमें दो शब्द है, देखिए, एक अ उपसर्ग है और प्रत्याशा, आशा, प्रति भी उपसर्ग ही है, ठीक है, आशा और इत प्रत्यय है, ठीक है। इसमें प्रति जो है वह भी एक उपसर्ग ही है, अ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है, ठीक है। तो यह जो मेहमान द्वारा कहा जाना कि मुझे धोबी को कपड़े देने हैं, यह एक अप्रत्याशित आघात था, माने एक जिसकी की कल्पना न की हो कभी लेखक ने, ऐसी एक चोट थी। यानी कि वे तो सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी मेहमान चले जाए, परंतु अब मेहमान जो है 2 दिन के बाद तीसरे दिन कपड़े धुलवाने के लिए देना चाहते हैं, यानी कि अब और अधिक टिकेंगे, उनको एक आशंका उनके मन में हो गई, ठीक है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि ये आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट कैसी थी, मार्मिक थी। मार्मिक माने दिल को छू लेने वाली। मार्मिक का क्या अर्थ होगा, दिल को छू लेने वाली। ये जो चोट थी, ये जो इन्होंने एक माने धोबी को कपड़े दिलाने हैं, देने हैं करके जो लेखक से कहा था, मेहमान से कहा था, यह एक अप्रत्याशित आघात था और यह आघात कैसा था, दिल को छू लेने वाला था, मार्मिक चोट थी। आघात ये थी दिल को छू लेने वाली। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। सामीप्य सामीप्य का अर्थ क्या है, सामीप्य यानी कि नज़दीकी, समीप से शब्द बना है, प्रत्यय इसमें लगा है और प्रत्यय लग के बन गया है सामीप्य। तो तुम्हारे सामीप्य का, तुम्हारे साथ जो हमारी नज़दीकी हो गई है 2 दिनों में, इसका जो समय है वह इस तरह से रबर की तरह खिंच जाएगा, यानी कि तुम इतने लंबे समय तक हमारे साथ रहोगे, इसकी हमने कभी भी आशा नहीं की थी, इसका हमने कभी अनुमान नहीं लगाया था। अनुमान नहीं लगाना मतलब कि हमने कभी उसकी आशंका नहीं की थी, उसकी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतने दिन हमारे साथ रह जाओगे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब लेखक के अपना अनुभव बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहली बार जीवन में उन्हें ऐसा लगा कि लेखक जो है हमेशा देवता नहीं होता है। अपने स्वभाव के कारण वह कभी कभी मानव बन जाता है, यानी कि इसका कारण क्या है कि देवता आते हैं और तुरंत अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो इसीलिए देवता के रूप में अतिथि को माना गया है और मानव का रूप थोड़ा देवता से अलग है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, कुछ अर्थ में, कुछ अंश में वह मानव होता है और कुछ अंश में वह राक्षस भी हो जाता है। राक्षस हो जाने का मतलब क्या है, राक्षस होने का तात्पर्य ये है कि जैसे राक्षस अपनी बुरी आदतों के कारण, अपने खराब स्वभाव के कारण लोगों को पीड़ा देते हैं, उसी तरह से ऐसे मेहमान जो अपना आतिथ्य करवा के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे मेहमानों को लेखक राक्षस की संज्ञा देते हैं। लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि अतिथि वही अच्छा होता है जो कि कुछ समय तक अपनी मेहमान नवाजी कराए और फिर वह वहाँ से चला जाए। तो लेखक को ऐसा अनुभव हो रहा है, लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन में उन्होंने पहली बार इस बात का अनुभव किया कि अतिथि हमेशा देवता ही नहीं होता, वह कभी कभी अपनी हरकतों से, अपने स्वभाव से कभी कभी वह मानव बन जाता है, यानी देवता से थोड़ा सा, देवता माने उच्च गुण से युक्त और मानव उससे कम, उसके अंदर दोष गुण दोनों रहे ऐसा मानव,
और राक्षस जिसमें खाली दोष ही रहे, दोष ही हो, यानी जिसका स्वभाव अच्छा ना हो। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी मानव देवता माने राक्षस का रूप, मेहमान जो है कभी कभी राक्षस का रूप भी धारण कर लेता है। ये ऐसा पहली बार लेखक को प्रतीत हुआ। ठीक है, अब अगला अंश जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।